दोस्तों, जब से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तब से हम इंसानों के मन में इस बात का डर हमेशा बना हुआ रहता है कि आखिर इस अनंत ब्रह्मांड का अंत कब होगा, आखिर इसकी मौत कब होगी, यही नहीं किस तरह से होगी। अपने इन अनोखे सवालों को जानने की जिज्ञासा में हम लोगों ने ब्रह्मांड के अंत की कई सारी थ्योरीज को बनाया है, जो कि हमको ये प्रेडिक्शन देती हैं कि अगर कभी ब्रह्मांड का अंत होगा तो हमारे ब्रह्मांड का अंत किन किन तरीकों से हो सकता है। समय समय पर हमारे वैज्ञानिक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की अलग अलग थ्योरीज लेकर आते हैं, जैसे कि बिग रिप, हीट डेथ, बिग क्रंच और ऐसी ही तमाम थ्योरीज। बिग रिप हमको ये बताता है कि कैसे स्पेस टाइम ब्रेकडाउन हो जाएगा, कैसे स्पेस टाइम की टीयरिंग होगी। वहीं हीट डेथ हमको ये कहती है कि कैसे ब्रह्मांड में हीट का फ्लो ही नहीं रहेगा, और अगर हीट का फ्लो नहीं रहेगा तो सभी चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी और ब्रह्मांड में हो रही सारी घटनाएं एकदम से रुक जाएंगी। मतलब हीट की डेथ हो जाएगी और इस प्रकार से ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। वहीं बिग क्रंच हमको ये कहता है कि जिस तरह हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है उसी तरह हमारा ब्रह्मांड एकदम से कोलैप्स हो जाएगा और वापस से एक सिंगुलैरिटी पॉइंट में समा जाएगा। खैर, ये सब वो कॉमन थ्योरीज हैं जो कि हमारे यूनिवर्स की डेथ को बताती हैं। पर चलिए मैं आपको एक और मज़ेदार तरीका बताता हूँ जिससे हमारे ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। और विश्वास मानिए, अगर इस तरीके से ब्रह्मांड का अंत हुआ तो इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़, आई मीन एवरीथिंग, इनफैक्ट एटम्स भी वाइप आउट हो जाएंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड में एक सिंगल एटम तक मौजूद नहीं रहेगा, एटम तक का वजूद मिट जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि थैनोस ने दोबारा से चुटकी बजाई हो। यही नहीं, ब्रह्मांड को मिटाने का ये तरीका फिजिक्स के सारे नियमों को दोबारा से लिख सकता है और यूनिवर्स के अंत के इस तरीके को कहा जाता है वैक्यूम डिके। अब वैक्यूम डिके क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वैक्यूम डिके को समझने से पहले हम कुछ क्वांटम फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को जानेंगे। उसके बाद हम वैक्यूम डिके के आइडिया को लेंगे। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट दो प्रिंसिपल्स को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला है एनर्जी लेवल और दूसरा है स्टेबिलिटी। और ये दोनों प्रिंसिपल दिखने, सुनने और पढ़ने में काफ़ी बेसिक हैं और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल की बात करेंगे कि आखिर एनर्जी लेवल क्या होती हैं। तो वैसे तो एनर्जी लेवल को समझाने के कई सारे तरीके हैं, बट हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स होती हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसके चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में अपनी मर्जी के अनुसार न्यूक्लियस के चक्कर नहीं लगा सकता। ऐसा हमको नील बोर ने बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स रास्ते होते हैं जहाँ पर रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और ये जो फिक्स रास्ते हैं इनको कहा जाता है एनर्जी लेवल। और एटम के केस में इन एनर्जी लेवल्स को इलेक्ट्रॉनिक सेल्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर E1, E2, E3 और E4 इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, जहाँ पर रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी स्टेबल रहकर। पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि इस दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों के पास एनर्जी लेवल्स होती हैं। जितनी हायर एनर्जी लेवल होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस सिस्टम में मौजूद रहेगी। उदाहरण के लिए आप एक पेपर को लीजिए, पेपर के अंदर के जो एटम्स हैं वो अपनी हायर एनर्जी लेवल में हैं, बट अगर आप उस पेपर को जला देते हो तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद थी, और वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा पेपर जलने लगता है, और जो रह जाता है वो है केवल एस, उसकी राख। और इन राख में मौजूद एटम के पास लोअर एनर्जी होती है कंपेयर टू एनर्जी जो उसके पास पहले थी। आप इस ग्राफ को देखकर ये समझ सकते हो कि एनर्जी लेवल कैसी दिखती हैं। आई नो आपने इस ग्राफ को केमिस्ट्री में ज़रूर देखा होगा। ये वही ग्राफ है जहाँ पर रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार करके। किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमको रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, तब जाकर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो पाती है। तो आई थिंक अब आपको एनर्जी लेवल का आइडिया लग गया होगा।
नाउ अब हमारा दूसरा प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी। तो इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज हमेशा अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ आना चाहती है, जहाँ पर वो कम्प्लीटली स्टेबल रहती है और उसके पास ग्राउंड स्टेट में मिनिमम से मिनिमम एनर्जी होती है। सभी चीज़ें स्टेबल होना चाहती हैं, सभी एटम्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं जिससे कि वो स्टेबल बने रहें। चलिए मैं आपको इसकी एनालॉजी बताता हूँ। सपोज किसी माउंटेन पर एक बॉल है। अब क्योंकि वो बॉल माउंटेन पर है तो वो काफ़ी हाईली अनस्टेबल है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर हाइट पर मौजूद है। तो बॉल क्या चाहती है कि वो ज़मीन पर वापस आ जाए। अब अगर हम उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा भी हल्का धक्का देते हैं, तो वो बॉल माउंटेन से रोल होकर नीचे गिरने लगती है और गिरने के साथ वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ करती रहती है। अब यहाँ पर जो ये बॉल है वो एक तरीके से फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। जो माउंटेन का टॉप पार्ट है वो हाई एनर्जी स्टेट है, जो हमारी लैंड है वो है वैक्यूम स्टेट, वो है ग्राउंड स्टेट। और बिल्कुल इसी बॉल की तरह हमारी क्वांटम फील्ड्स भी हमेशा ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करना चाहती हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यूनिवर्स के सारे लॉज, सभी चीज़ें क्वांटम फील्ड्स के द्वारा गवर्न की जाती हैं और इन सारी फील्ड की स्टडी हम सब फिजिक्स की एक पूरी ब्रांच में करते हैं जिसको कहा जाता है क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब इस यूनिवर्स के बाकी के सभी ऑब्जेक्ट्स की तरह ये क्वांटम फील्ड भी अपने लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल को अचीव करना चाहती हैं। मतलब क्वांटम फील्ड्स अपने आप को स्टेबल बनाना चाहती हैं और इन फील्ड्स की जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल स्टेट होती है उसको कहा जाता है वैक्यूम स्टेट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वैक्यूम का मतलब स्पेस में मौजूद वैक्यूम से नहीं है। यहाँ पर वैक्यूम स्टेट का मतलब है जीरो एनर्जी स्टेट, यानी कि ज़्यादातर क्वांटम फील्ड्स के लिए जो वैक्यूम स्टेट की वैल्यू होती है वो होती है जीरो। बट यहाँ पर एक ऐसी फील्ड भी है जहाँ पर ये रूल ब्रेक होता है और वो फील्ड है हिग्स फील्ड। और हिग्स फील्ड की लोएस्ट एनर्जी जीरो नहीं होती। आप वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हिग्स फील्ड के इस कंसेप्चुअल इलस्ट्रेशन को देख सकते हो कि कैसे हिग्स फील्ड पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने तक पेनिट्रेट करती है और हिग्स फील्ड ही वो फील्ड है जिसके कारण इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ों के पास मास होता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है उसके पास मास की प्रॉपर्टी आ जाती है। बट अब यहाँ पर आती है हिग्स फील्ड की एक काफ़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी, और इसकी सबसे अमेजिंग प्रॉपर्टी ये है कि इसके पास एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू ग्राउंड स्टेट होती है। मतलब इस फील्ड के पास एक से ज़्यादा लो एनर्जी स्टेट है। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये फील्ड अभी तक स्टेबल नहीं हुई है, बल्कि ये अभी अपने मेटा स्टेबल स्टेट में है। दिखने में तो ये हमको स्टेबल लगती है बट असल में ये स्टेबल नहीं है। इसके लिए आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को देखकर आप ये समझ जाओगे कि मेटा स्टेबल और स्टेबल स्टेट क्या होती है। देखिए, अगर आप इस ग्राफ के मेटा स्टेबल वाले पार्ट को कंसीडर करो तो यहाँ पर जो बॉल है वो एक तरीके से स्टेबल है, क्योंकि उसके बाद इस ग्राफ का एरिया थोड़ा रेज है। बट अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखो तो मेटा स्टेबल के बाद जो पीक है उस पीक के बाद उससे भी लोअर स्टेट मौजूद है। तो अगर हम मेटा स्टेबल स्टेट में इस बॉल को थोड़ी एनर्जी देते हैं तो ये बॉल उस पीक को पार करके अपने लोएस्ट स्टेट में आ जाएगी। तो मतलब ये जो मेटा स्टेबल स्टेट है वो एक तरीके से फॉल्स स्टेट है। तो मतलब यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि जो अभी हमारी हिग्स फील्ड है वो एक मेटा स्टेबल स्टेट में है। मतलब दिखने में हिग्स फील्ड हमको स्टेबल लगती है बट असल में वो स्टेबल नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो हिग्स फील्ड है जो कि मेटा स्टेबल स्टेट में है वो डिके करके अपने लोएस्ट पॉसिबल स्टेट में आ जाए। सपोज अगर हम हिग्स फील्ड को एक बॉल की तरह कंसीडर करें, देन बिग बैंग के समय मान लीजिए हमारी बॉल जो कि हिग्स फील्ड से मिलकर बनी हुई है वो माउंटेन के टॉप पॉइंट पर मौजूद है। मतलब उसके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, लेकिन बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद वो बॉल रोल हो जाती है, वो माउंटेन से फॉल होने लगती है और स्टेबल स्टेट में आ जाती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते हुए, जिसको हम मान लेते हैं कि हमारी बॉल स्टेबल हो चुकी है और अब इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बची। और हमारी ये बॉल मतलब हमारी ये हिग्स फील्ड हमेशा ऐसी ही रहेगी। बट हमारी ये सोच गलत भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है वो बॉल ज़मीन पर नहीं बल्कि
माउंटेन के किसी वैली पर जाकर रुक गई हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। उस वैली के कारण वो बॉल नीचे नहीं जा पा रही है, मतलब ये बॉल अपनी फॉल्स वैक्यूम स्टेट में है, अपनी मेटा स्टेबल स्टेट में है। और यहाँ पर जो ये बॉल है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी हिग्स फील्ड है। अब यहाँ पर एक दूसरी परेशानी ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि पार्टिकल्स बैरियर से टनल कर सकते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन तक बैरियर के थ्रू पेनिट्रेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सेम चीज़ वैक्यूम स्टेट के केस में भी अप्लाई होती है। तो ऐसा हो सकता है कि हिग्स फील्ड जो कि फॉल्स वैक्यूम स्टेट में हो वो बैरियर टनलिंग के कारण अपने ट्रू वैक्यूम स्टेट में आ जाएं। मतलब हमारी वो हिग्स फील्ड से बनी हुई बॉल बैरियर यानी कि वैली के थ्रू पेनिट्रेट करके ग्राउंड की तरफ आने लगे, अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आने लगे। अब अगर हिग्स फील्ड ने अपनी ट्रू वैक्यूम स्टेट को अचीव करने की कोशिश की तो ऐसे में कैटास्ट्रॉफ पैदा होगा, ज़बरदस्त तबाही होगी। जिस मूवमेंट पर हिग्स फील्ड अपने लोवेस्ट डिप पर पहुंच जाएगी देन वो अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। जो हमारी हिग्स फील्ड से बनी हुई बॉल है वो अपनी फॉल्स वैक्यूम स्टेट से ट्रू वैक्यूम स्टेट में जाएगी। तो ऐसे में उसकी छुपी हुई पोटेंशियल एनर्जी फिर से रिलीज होने लगेगी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हिग्स फील्ड के केस में ये काफ़ी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को फॉर्म करेगी, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जिस प्रकार की एनर्जी बिग बैंग एक्सप्लोजन में रिलीज होती है वैसे ही सेम एनर्जी का बर्स्ट होगा। और एनर्जी का ये डिके कभी भी किसी भी वक्त बिना वार्निंग के साथ हो सकता है जब फील्ड एकदम से लोअर एनर्जी स्टेट में क्रैश हो जाए। और जब ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी के रिलीज होने के कारण एक स्टेबल हिग्स फील्ड का एक बबल पैदा होगा जिसके अंदर हिग्स फील्ड अपने ट्रू वैक्यूम स्टेट में होगी, जो कि इस ब्रह्मांड में सभी डायरेक्शन में लाइट स्पीड के साथ एक्सपेंड कर रही होगी और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही होगी। मतलब एनर्जी का ये बबल अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ एटम्स तक को डिस्ट्रॉय करते हुए जाएगी, फिजिक्स के सभी नियमों को चेंज करते हुए जाएगी। फॉल्स वैक्यूम स्टेट जिसके कारण मास आया वो अपने ट्रू वैक्यूम स्टेट में आ जाएगा। तो उस समय हम ये नहीं बता सकते कि मास की क्या प्रॉपर्टी होगी। हो सकता है कि फिजिक्स के सारे नियम ही बदल जाएं, सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं। ट्रू वैक्यूम में आने से जाने क्या क्या होगा, एक तरीके से हमारा यूनिवर्स मर जाएगा, हमारे यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। और इस तरीके से जब हमारे यूनिवर्स का अंत होगा तो उसको कहा जाएगा वैक्यूम डिके। वैक्यूम डिके एक तरीके से एनिहिलेशन बबल को फॉर्म करेगा जो कि स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपेंड करेगा और फिजिक्स के सभी नियमों को दोबारा से लिखेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं बता सकते कि अभी हिग्स फील्ड कौन सी पॉसिबल स्टेट में है। तो हम ये नहीं बता सकते कि ये अपनी स्टेबल स्टेट में है या फिर अपनी मेटा स्टेबल स्टेट में है। तो हम ये नहीं बता सकते कि ये स्टेबलाइजेशन कब होगा। हो सकता है ये स्टेबलाइजेशन अगले ही पल हो जाए, कुछ सेकंडों के बाद हो जाए, मे बी कल हो जाए या फिर अनंत काल के बाद हो। बट जब भी ये होगा तो यूनिवर्स में मौजूद कोई भी चीज़ नहीं बच पाएगी। हम इसके होने के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि असल में ये क्वांटम प्रोसेस पर डिपेंड करती है और क्वांटम प्रोसेस के प्रेडिक्शन कोई भी नहीं बता सकता। तो फिलहाल ये सब था वैक्यूम डिके के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।